original cost of construction. Original cost of construction. Original cost of construction. Original cost of construction. वैल्यू किसे कहते हैं? प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। परसेंट मार्केट वैल्यू। परसेंट मार्केट वैल्यू। तीसरा वैल्यूअर है, देखो VALUER वैल्यूअर VALUER पर्सन हु इन्वॉल्व इन वैल्यूएशन है ना, पर्सन हु इन्वॉल्व in valuation person who involved in valuation। प्राइस किसे कहते हैं? सब तो सर एक के टाइप से हमको लग रहा है, देखो अंदर है भाई, है ना। प्राइस किसे कहते हैं? अमाउंट टू बी पेड बाय द परचेसर। परचेसर क्रेता विक्रेता, क्रेता के द्वारा जो पैसा पे किया जा रहा है ना। अमाउंट टू बी पेड बाय दी परचेसर। अमाउंट टू बी पेड बाय दी परचेसर। अमाउंट टू बी पेड बाय द परचेसर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थे गाइस। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू क्या होता है तुमको पता है, देखो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है ना। वैल्यू बोले तो थर्ड नंबर वैल्यूअर लिखे सर। हाँ वैल्यूअर है ना, पर्सन हु इन्वॉल्व इन वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन का क्या कहने का मतलब होता है कि गाइस वो आदमी को वैल्यूएशन में इन्वॉल्व है ना, वैल्यू निकालने में अपना समझ बोलता है। जो आदमी से ज्यादा मतलब वैल्यूएशन प्रॉपर्टी का लगाता है ना, तो मतलब जो वैल्यूएशन लगा रहा है उसी को मतलब वैल्यूअर बोलेंगे। वैल्यूएशन लगवा रहा है सर, उसी को वैल्यूअर बोलेंगे। अब आता है गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सर किसी भी मटेरियल के ऊपर जो कॉस्ट जो ये क्या कॉस्ट नहीं सर, प्राइस जो लिखा हुआ रहता है उसको भी तो प्राइस ही बोलेंगे। तो जितना एमआरपी लिखा हुआ रहता है उतना पैसा तुम पे कर देता है? नहीं, थोड़ा उससे कम होता है। चलिए जो मॉल वाला होता है सर, वो लिखा उतना तो करना ही पड़ता है ना सर। क्या बोला सर? जो मॉल में होता है ना उसका रेट प्राइस लिखा रहता है, उतना तो पे करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। अब वैल्यू क्या है ये पता है, अब इसकी कुछ विशेषताएं या विशेषताएं तो नहीं बोल सकते, इसके गुण। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण। पहला क्या लिखेंगे? वैल्यू चेंज प्लेस टू प्लेस। बात सही है ना? अरे वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज कर जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। ठंडा के मौसम में बहुत गाइस मिल्क से बादाम से पीता है, ठीक है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आप लोग भी पीते ही होंगे गाइस। इसका भी जाता है रेट गाइस, फ्लक्चुएट करता है ना। जब हम ब्लॉक में जब रहते हैं गाइस, वहां पे जब इसका सेवन करते हैं तो 30 रुपया ग्लास रहता है, लेकिन वही जब हम
जिला में आते तो 50 रुपया रेट हो जाता है, सेम चीज का कोई अंदर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब प्लेस टू प्लेस भी वैल्यू क्या होता है गाइस, वैरी कर जाता है ना। वैल्यू चेंज प्लेस टू प्लेस, पहला क्या लिखोगे, वैल्यू चेंज प्लेस टू प्लेस, चेंज प्लेस टू प्लेस, वैल्यू चेंज प्लेस टू प्लेस। दूसरा क्या लिखोगे, जब कोई चीज को आप मेंटेन करके रखते हो गाइस, है ना, कोई चीज है, आप बाइक लिए हो, उसको मेंटेन करके रखोगे, बाइक लिए आप मेंटेन करके नहीं रखे हो, तो गाइस किसमें आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियस सा बात है सर, जिसमें हम मेंटेन करके रखें, ऑब्वियस सा बात है। तो वैल्यू रेज्ड, वैल्यू बढ़ जाएगा जब उसको हम क्या करेंगे गाइस, मेंटेन करके रखेंगे, है ना, मेंटेन करके रखेंगे। तो क्या लिखेगा गाइस, बोल रहे हैं कि कॉस्ट और प्राइस भी तो हम लोग का चेंज टू प्लेस होगा ना। थोड़ा सा अंतर है, कॉस्ट को कॉस्ट की तरह ट्रीट करो ना, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना, और वैल्यू मतलब प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, है ना गाइस। ये भी तो चेंज होगा ना प्लेस टू प्लेस। क्या अच्छा गौतम का इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है गाइस, क्या हो सकता है सर? बहुत थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, लेबर वगैरह का रेट वगैरह, बस इस कारण से थोड़ा बहुत करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पे लेबर अगर इतना में रहे तो इतना थोड़ा दूर जाएंगे तो उतना ज्यादा थोड़ा जाएगा, बहुत बहुत कम, थोड़ा बहुत माइनर होगा। इसलिए सर यहाँ पे बोल रहा है सर, ओरिजिनल कॉस्ट वाला चेंज नहीं होगा जल्दी। मान लीजिए सर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मेरा साइट दूर है और मार्केट से, तो सर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी डिफरेंट हो सकता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, लेकिन मेरा देखिए गाइस, कॉस्ट ऑफ वैल्यू में वो बताते हैं, वैल्यू एक चलता फिरता टर्म है, जबकि कॉस्ट एक कांस्टेंट टर्म है ना गाइस, है ना। किसी स्ट्रक्चर को इनबिल्ड करने में हमारा कॉस्ट कितना है, और वही बिल्ड किया हुआ स्ट्रक्चर समय के साथ उसका मार्केट वैल्यू क्या है ना गाइस। चीजें इस तरह से समझ सकते हो, इस तरह से समझ सकते हो। फिर है गाइस, है ना, वैल्यू रेज्ड व्हेन इट मेंटेन, इससे तो सहमत होना चाहिए, इससे सहमत होना, वैल्यू रेज्ड व्हेन इट मेंटेन, है ना, वैल्यू रेज्ड व्हेन इट मेंटेन। Value raised when it maintained। तीसरा क्या लिख सकते हो, डिपेंड ऑन द फैक्टर सच एज लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी और लोकेशन। ये बात भी सही है गाइस, है ना, सही है, उसमें भी वैल्यू डिपेंड करेगा, है ना। डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स सच एज लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, such as life of property, life of property, life of property, such as life of property, comma location etc, location etc। चलो आ जाए वो नंबर 2 में, वो नंबर 2 में आ जाए। यस सर। अच्छा गाइस, जब इंसान की स्थिति खराब हो जाती है ना, कभी कभी ऐसा होता है गाइस, फैमिली मेंबर्स में पैसे की तंगी हो जाती है ना, तो उस स्थिति में इंसान को अपना घर चलाने के लिए घर चलाने के लिए उस स्थिति में गाइस कभी कभी ना गाइस तुम्हारे पास जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है उसको सेल करना पड़ता है, ऐसा सुना होगा, है ना। कभी कभी देखो आमतौर पे गाइस जिसके, है ना, गलती सुनो, मैं देखता हूँ अक्सर कि जिसका बैकग्राउंड फार्मिंग का है, ठीक है, तो उसके बच्चे हैं गाइस, तो मतलब यदि उनका बच्चा का शादी है, उनकी बेटी का शादी है, तो प्रॉपर्टी अपना बेच देते हैं गाइस, सुना होगा, आज कॉमन है ये,
कि मतलब जिनके पास मतलब जमीन है और शादी करना है बच्ची का, तो गाइस है ना, वो 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन बाई कर देते हैं, जिससे उन्हें पैसे कुछ मिल जाते हैं और फिर शादी कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, तुम्हारे पास वैल्यूएबल प्रॉपर्टी रहेगी तब ना तुम पैसा मतलब एट ए टाइम अरेंज कर सकते हो। ये सबसे बड़ा बात है गाइस। जब इंसान का इकोनॉमिकल कंडीशंस ओके बिलो एवरेज हो जाए तो उस स्थिति में वो वैल्यू को क्या कर सकता है गाइस, प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। तो गाइस इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। ये चैप्टर में न्यूमेरिकल है भाई, ठीक है, वैल्यूएशन कल लेंगे, वैल्यूएशंस और अगले क्लास स्टार्ट करेंगे, तो है ना। इसमें न्यूमेरिकल्स है गाइस, न्यूमेरिकल्स हम लोग का एसएससी में भी आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो उसी दिन मतलब कल का सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तीसरा के बाद गाइस चौथा वैल्यू कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, है ना। वैल्यू कैन प्ले an important role and value can play an important role when the economic condition या फिर when the economical condition when the economical condition for a particular person get below average, है ना, औसत से भी गाइस नीचे हो गया, है ना। फॉर ए पार्टिकुलर पर्सन गेट बिलो एवरेज, क्या कहेगा, इट इज बिकॉज वैल्यू ऑफ प्रूफ, है ना, क्या कर सकता है बताओ। वैल्यू कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन द इकोनॉमिकल कंडीशन फॉर अ पार्टिकुलर पर्सन गेट बिलो एवरेज, इन दैट कंडीशन पर्सन कैन सेल द प्रॉपर्टी, है ना। इन दैट कंडीशन या फिर इन दैट सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थिति, इन दैट सर्कमस्टांसेस person can sell the person can sell the valuable property, तो गाइस ये सब गुण है गाइस कि वैल्यू मतलब तुम्हारे पास वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, तो गाइस वो तुम्हारा विषम परिस्थिति में बोले तो दुखद परिस्थिति में तुम्हारा क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। अब गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। वो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं गाइस, है ना, इफेक्ट करते हैं, जो इफेक्ट करते हैं किसको, जो इफेक्ट करते हैं वैल्यू को, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज को। तो नाउ वी हैव टू मेंशन द हेडिंग मेंशन करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, फैक्टर्स अफेक्टिंग value of property,
ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को प्रभावित करते हैं? तो तुम लोग तो कुछ भी सोच सकते हो गाइस, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा? लाइफ एंड एज ऑफ बिल्डिंग, स्वाभाविक बात है। लाइफ एंड एज ऑफ बिल्डिंग, लाइफ एंड एज ऑफ बिल्डिंग, लाइफ एंड एज ऑफ बिल्डिंग। जी सर, ये भी ठीक ठाक है। दूसरा, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जमीन तुम्हारा शहर में है, जमीन शहर से बाहर है, अंतर है ना। लोकेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी, है ना। लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तीसरा, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बाद गाइस मोनोपोली ऑफ प्रॉपर्टी इन मार्केट। गाइस मोनोपोली मतलब समझता है, नहीं बोलता है इसका मोनोपोली मतलब गाइस मार्केट में गाइस मोनोपोली चल रहा है, मतलब क्या बोल सकते हो, है ना। कहीं उसका रेट मार्केट में मतलब उतार होते रहता है सर। हाँ क्या बोला? उतार चढ़ाव होते रहता है, उतार चढ़ाव मोनोपोली गाइस। हाँ मतलब कैसे बोल सकते हो, मतलब आप सब्जी बाय करने जाते हो गाइस तो कहीं पे मतलब अभी गर्मी के मौसम में गाइस पटल और भिंडी इंसान लोग खाना ज्यादा पसंद करता है अपने मतलब लंच हो या डिनर हो फिर ब्रेकफास्ट हो। तो गाइस उसका भी देखो सेम ही मार्केट में आप ले रहे हो तो यहाँ पे कुछ बोल रहा है वहां पे कुछ बोल रहा है, तो ये उसका मोनोपोली है। बोल रहा है सर ये मेरा पूरा फ्रेश है तो बाकी का क्या मतलब खराब है क्या? तो मेरा कहने का मतलब है गाइस, है ना, मोनोपोली भी तो इफेक्ट कर ही देता है ना। मोनोपोली ऑफ ए प्रॉपर्टी मार्केट, है ना, है ना। मोनोपोली, मोनोपोली, मोनोपोली ऑफ ए प्रॉपर्टी इन मार्केट, ऑफ ए प्रॉपर्टी इन मार्केट। उसके बाद गैस क्या लिख सकते हैं? गाइस आज के समय में इंक्रीज इन पॉपुलेशंस, है ना। गाइस तुमको पता होना चाहिए कि अभी के समय में विश्व का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ी कंट्री कौन सा है? चाइना। लेकिन चाइना गाइस फैमिली प्लानिंग को एडॉप्ट कर रहा है क्योंकि उसको भी आभास हो गया है कि आने वाले समय में हम अपने चाइनीज लोग को घर नहीं दे सकेंगे, उसका भरण पोषण नहीं कर सकेंगे। वहां का गवर्नमेंट का ये अंदाजा है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन है? भारत, जिस देश में हम लोग रहते हैं। तो गाइस यहाँ का जो गवर्नमेंट है ये चाह लिया है कि हमको जनसंख्या के क्षेत्र में भी अपना झंडा गाड़ देना है, ठीक है। तो अब चूंकि चाइना फैमिली प्लानिंग पे चल रहा है, अब भारत में तो भाई तुम समझ ही रहे हो गाइस, है ना। यहाँ पे विभिन्न कल्चर के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, है कि नहीं। तो गाइस उनका कहना है बहुत, तो यहाँ पे क्या है, फैमिली प्लानिंग को तरजीह नहीं दिया जा रहा है गाइस। तो आने वाले कुछ समय में भारत 2024-25 तक हो सके तो चाइना को पछाड़ के जनसंख्या के मामले में अपना नाम ले लेगा, है ना। लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि सीमित संसाधन है भारत के पास भी, है ना। तो उसकी स्थिति में गाइस एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा किनेगा ना तो 40 लाख 50 लाख में मिलने लगेगा। Increase in population leads to the increase in value of property. Increase in population, increase in population. ज्यादा बच्चा नहीं करना चाहिए गाइस, ठीक है। एक बच्चा रहे, 2 बच्चा हार्डली रहे, ठीक है, ठीक है गाइस, समझा।
अब झूठ का है जिसको पढ़ाना भी तो है, नहीं है तुम लोग हमारे तो सही है सर। यहाँ सर 5-5, 6-6 हो जाता है सर। हाँ है ना, मान लो किसी बच्चा तुम ही लोग में तो अच्छा तुम ही लोग नहीं बोलेंगे नहीं तो बुरा लग जाएगा गाइज। मान लीजिए कोई मेरा फ्रेंड है, ठीक है ना गाइज, पहले लड़की हो गई, एक बेटा का चाह था, फिर लड़की हो गई, फिर रिस्क ले लेते, फिर लड़की हो गई, फिर लड़की हो गई, 5वां बार में लड़का हुआ। ये क्या है उसको बोले? हाँ सर मेरे गांव में ना सर एक लड़का के चलते 7 लड़की हो गई थी। हाँ तो गाइज आप खुद से सोचो कि क्या है, जबकि यदि एजुकेटेड लोग है ना बंगाली परिवार में, मतलब वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा होता है सर, अगर एक लड़की है ना तो एक ही लड़का रहता है। हाँ लेकिन हम लोग का बिहार और झारखंड गाइज नंबर 1 है। ये लोग यही आजकल भी पुराने ही ख्यालात पे जिंदा है कि नहीं, है ना? चाहे जो हो जाए भाई, एगो बेटा चाहिए तो चाहिए चाहिए तो चाहिए, चाहे जो हो जाए, है कि नहीं? है कि नहीं? अरे भाई वैसा कुछ नहीं होता भाई, है ना? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सोचो, है ना? एक देखो हम लोग सर बताते थे, जब हम लोग हिस्ट्री में सर पढ़ाते थे हम लोग को, तो बोलते थे कि देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही हैड ओनली वन डॉटर, दैट इज इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का उन्होंने परवरिश इस तरह से किया कि फिर वो एक बहुत अच्छी लेडी बनी गाइस, और फिर देखो भारत का प्रतिनिधित्व की और फिर भारत का पीएम बनी इंदिरा गांधी। तो मेरा कहने का मतलब है यार, आपको खुद से सोचना चाहिए ना। आप अभी परिवार में 2 हो जिस ठीक है गाइस, भारत एक पुरुष प्रधान देश है, इसमें कोई दौमत नहीं है गाइस, ऐसा बोला जाता है ना भारत के लिए, है ना गाइस, है ना? कि यदि आप आपकी सैलरी सर 45,000 है, जस्ट अ मिनट आई एम जस्ट टेलिंग यू, है ना? 45,000 है गाइस, आपकी मैरिज कर दिए, घर वाला होगा, तुम लोग का भी नौकरी चाकरी लगेगा ना, तो ज्यादा नहीं 1 से 2 साल छोड़ेगा तुमको, थोड़ा सा अपना लाइफ बेटा जी लो, है ना? नहीं तो फिर होना ही है जो होना है, कब तक मना करोगे? तो शादी हो गई गाइस। तो गाइस तुम्हारा 45,000 में यदि तुम कोई बड़े शहर में रह रहे हो तो गाइस सर्वाइवल में तुमको दिक्कत होगा, ऑब्वियस सा बात है ना? उस पैसे में, उस सैलरी में यदि तुम्हारी मंथली सैलरी दे दिया जा रहा है तुमको, तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, अभी तुम 2 हो, एक तुम फिर बच्चा फॉर्मेशन कर लेते हो, तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, उसका खान पान रहन सहन उसका पूरा चीज मैनेज करने में तुम्हारे पैसे सेविंग नहीं होने लगेंगे। उस स्थिति में तुम 3 या 4 बच्चा प्लानिंग करते हो तो गाइस तुमको पता चलेगा कि शायद स्थिति खराब हो रही है। तो इसलिए गाइस आप लोग को सोचना चाहिए, फैमिली प्लानिंग करना चाहिए और डेफिनेटली करना चाहिए, और कोई अंतर नहीं है यार लड़का लड़की में, है ना? बराबर है, लेकिन इंसान समझता नहीं है ना? इंसान खास करके बिहार और झारखंड अब प्रवृत्ति थोड़ा अलग टाइप का है। माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उसके बाद गाइस डिमांड एंड सप्लाई बढ़ जाएगा, तो कोई चीज का डिमांड बढ़ जाता है कि नहीं? तो तुम और सप्लाई बढ़ जाता है तो उसका रेट वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होता है गाइस, बढ़ जाता है ना? डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, है ना? अब गाइस एक चीज और बताओ सर, इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई वाला। हाँ लिख लीजिए, इंक्रीज छोड़ दिया, इंक्रीज इन डिमांड्स, है ना? इंक्रीज इन डिमांड्स एंड सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड्स एंड सर टाइप ऑफ इंक्रीज भी होगा तो फैक्टर पे तो इफेक्ट करेगा ही ना सर, वैल्यू पे। क्या बोला? इंक्रीज भी करेगा, टाइप डिमांड ऑफ तो बिल्डिंग पे भी इफेक्ट तो डिपेंड करेगा ही करेगा ना सर। सर। हाँ रुको हम लिखते हैं उसको, इंक्रीज इन डिमांड्स एंड सप्लाई, डिमांड्स एंड सप्लाई। और क्या बोला डियर स्टूडेंट, क्या बोला? इंक्रीज भी होगा तो वो इफेक्ट करेगा ही ना सर। इंक्रीज किस चीज का इंक्रीज, किस चीज का इंक्रीज? डिमांड में सर या सप्लाई में डिक्रीज भी हो तो भी तो इफेक्ट करेगा ना सर। हाँ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड्स एंड सप्लाई ज्यादा बेहतर है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, क्योंकि प्रभावित करता है तो दोनों तरीके से करेगा गाइस। और क्या हो सकता है? टाइप ऑफ बिल्डिंग सर, टाइप ऑफ अच्छा गाइस, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन गाइस यदि मेरा ज्यादा है ना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है गाइस, उस हिसाब से भी वैल्यू उसकी डिसाइड होगी ना, यानी कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल आल्सो अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या इज इट राइट और रॉन्ग? क्या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट बताइएगा तो थोड़ा सा।
क्या बोला? अरे बिल्डिंग एक बार बना दी है तो गाइस यदि तुम उसमें बहुत ज्यादा खर्चा किए हो तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, है ना, वैल्यू उस प्रॉपर्टी की ज्यादा होगी यदि उस बिल्डिंग को बेचोगे तो, है ना। सर ये कैसे बोल सकते थे ज्यादा होने से? मान लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब गाइस हर चीज उसमें उत्तम क्वालिटी का आप लगाए हो। आप अपना गाइस जो घर आपने प्लानिंग किया है उसमें गाइस सारे चीजें वेल डिफाइन है, उसका एक आर्किटेक्चरल लुक है, इंटीरियर डिजाइनर है ना। उसके बाद गाइस मतलब हर चीज में क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज किया, तो ऑब्वियस बात है गाइस वैसा घर नीलाम होता है तो गाइस उसकी प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल गाइस जो हम घर बनाए हैं। ये कहने का तात्पर्य है गाइस। अब एक दो चीज हमको बताओ कि ये सारी चीजें तो ठीक है, ये सारी जो चीजें ठीक है गाइस, फ्लड्स एंड अदर नेचुरल डिजास्टर क्या वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा? करेगा? यस सर करेगा। फ्लड एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स और क्लाइमेट आल्सो अफेक्ट द प्रॉपर्टी, है ना गाइस, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। क्योंकि गाइस ये अफेक्ट क्यों करेगा तुमको ही पता है कि क्यों करेगा, है ना। फ्लड्स एंड नेचुरल डिजास्टर, फ्लड एंड नेचुरल डिजास्टर और क्लाइमेट डिजास्टर्स और प्राकृतिक आपदाएं या क्लाइमेट, ये भी गाइस मेरी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा, है ना। क्यों इफेक्ट करेगा? क्योंकि इसके पास पावर है सर डिसमेंटल करने का। चलो आ जाएंगे गाइस बोर्ड नंबर 2 में। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वैल्यू के विषय में। आ जाएगा गाइस बोर्ड नंबर 2 में। यस सर। टाइप्स ऑफ वैल्यू क्या होता है गाइस? ये सब एसएससी का एग्जाम में पूछता है, नॉट एसएससी इवन, इवन और भी गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, हो गया सर, है ना। इवन और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा समझ लो यार। बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, वैल्यू होता है, स्पेकुलेटिव वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, मोनोपोली वैल्यू, सेंटिमेंटल वैल्यू, इतने सारे वैल्यू हैं, है ना। तो वन बाय वन ये चीज को देख लेते हैं। कल से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाएंगे जी क्या सब्जेक्ट में वैल्यूएशन, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल ये चैप्टर हो जाएगा ना तो वैल्यूएशन से एक क्वेश्चन रखेगा एग्जाम में, समझा। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन रखेगा। चलिए अब हम लिखते हैं गाइस टाइप्स ऑफ वैल्यू, है ना। टाइप्स ऑफ वैल्यू के विषय में, टाइप्स ऑफ वैल्यू हेडिंग डालो बढ़िया से। टाइप्स ऑफ वैल्यू, टाइप्स ऑफ वैल्यू, टाइप्स ऑफ वैल्यू, टाइप्स ऑफ वैल्यू, टाइप्स ऑफ वैल्यू। तो सबसे पहला क्या होगा? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किसको बोलते हैं बता सकते हो? पाला को बोलते हैं किताब में जो वैल्यू दिया हुआ है गाइस उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। जगह की चीज बताते हैं हम मार्केट में गाइस, देखो हम तुमको दिखाते हैं गाइस, मैंने स्टील स्ट्रक्चर का किताब बाई किया था। स्टील स्ट्रक्चर जो गूगल साहब की बुक है वो टाटा मैक्रो हिल की है गाइस। किसकी है? टाटा मैक्रो हिल की है ना। दिस किताब आई हैज अबाउट आई थिंक 2017 में लिया था गाइस। ये देखो लिखा हुआ है ना, मैक्रो हिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका पब्लिशर है गाइस, है ना, टाटा मैक्रो हिल। गाइस इसमें कहीं कॉस्ट तुमको नहीं दिखेगी,
देखो कहीं कॉस्ट है लिखा हुआ है, कॉस्ट नहीं लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ है। तो पूछो भैया कितना दाम हुआ किताब का, हमको मतलब हाउ मच प्राइस आई हैव टू पे फॉर दिस बुक। तो गाइस उसके पास एक लिस्ट रहता है ना, बुक का एक गाइस क्या रहता है, लिस्ट रहता है, बुक लिस्ट, जिसमें सारे कॉस्ट लिखे हुए रहते हैं। यदि उसको डिस्काउंट देना भी है तो बुक वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन, यानी गाइस ओरिजिनल कॉस्ट जो है बुक का उसमें वो गाइस कुछ डिस्काउंट तुमको दे सकता है। यानी सिंपल सा बात है, अमाउंट सोन इन द अकाउंट बुक, अकाउंट बुक है ना, है ना, अमाउंट सोन इन, अमाउंट सोन इन, अमाउंट सोन, अमाउंट सोन in the account book, in the account book, in the account book, in the account book, and can be obtained, and can be obtained by the following relation, by the following relation, by the following, बाय द फॉलोइंग रिलेशन। क्या होगा, बुक वैल्यू गाइस किसी का था, बुक वैल्यू 2008, बुक वैल्यू इन 2008। तो गाइस क्या हुआ है ना, 2008 में बुक वैल्यू क्या होगा है ना गाइस, देखिए है ना 2008। गाइस समय के साथ चीजें की मतलब बता तो, समय के साथ है ना, समय के साथ बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू बढ़ता है, लेकिन गाइस बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। लैंड गाइस एक ऐसा चीज है जो समय के साथ, जहां तक मुझे पता है, लैंड जमीन गाइस है, शादी ब्याह होता है लड़का का तो उसको पूछता है तुम्हारा कितना बीघा जमीन है, पूछता है, उसको पता है लड़की वाला को समझा कि जमीन बहुत ज्यादा रहेगा तो मेरा बेटी सुखी संपन्न घर में रह सकता है, इसलिए पूछता है ठीक है कितना बीघा जमीन है, जमीन उमीन नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा शादी ब्याह है ना गाइस। तो बुक वैल्यू तो वो क्योंकि बढ़ता है, लेकिन बाकी सारी प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपके पास कार है, बाइक है, बहुत बड़ा आपका 3-4 गोर है ना, बड़ा बड़ा घर है, वो सब का इस समय के साथ क्या होगा, घटे, उसकी वैल्यू क्या होगी गाइस, घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि सर उसमें ना डिटोरिएशन होता है। क्या होता है गाइस, डिटोरिएशन, और डिटोरिएशन कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू को क्या करा देता है, ओरिजिनल कॉस्ट से कम कर देता है। तो गाइस क्या हो गया, बुक वैल्यू इन 2008 इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल, ऐसे डिप्रिसिएशन पूरा पढ़ेंगे, इसका पे तो न्यूमेरिकल ही है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन इन, डिप्रिसिएशन मतलब कटौती, डिप्रिसिएशन मतलब क्या होगा गाइस, कटौती है ना। ओरिजिनल कॉस्ट जो था और हम बुक वैल्यू निकालना चाहते हैं 2008 में, ठीक है 2008 है ना, तो ऑब्वियस बात है गाइस है ना, इसको आप किस तरह से समझ सकते हो, मेरा जो ओरिजिनल कॉस्ट किसी भी प्रॉपर्टी में जो कटौती इतना डिडक्शन कर रहे हैं, तो जो आपको अमाउंट मिल रहा है, जो वैल्यू आपको मिल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, बुक वैल्यू। सर यहाँ पे बुक वैल्यू 2008 लिखे हैं, डिडक्शन हो रहा है 2007, समझ नहीं आया। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए 2000 डिप्रिसिएशन इन 2007 तक, अब ऑब्वियस बात है हम 2008 में गाइस कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल बस कुछ रहा होगा, मतलब x रहा होगा, तो गाइस अब हम 2008 में बुक वैल्यू को फ्रेम कर रहे हैं, तो गाइस 2007 तक में कितना घटोतरी हुआ है तुम्हारा प्रॉपर्टी को, उसको माइनस कर दोगे तभी हम बुक वैल्यू 2008 में बताओगे। हाँ, मान लीजिए अभी करंट एरा 2022 चल रहा है, तो गाइस हम मान लीजिए हम आई वांट टू जस्ट सोल्ड माय बाइक, मैंने बाइक किना था 2000, मान लो सपोज दैट कुछ भी एग्जांपल ले लो 2016 में, गाइस 2016 में मान लो मैंने बाइक किया था 70,000, गाइस 70,000 क्या मुझे 2022 में मिलेगा था, उस गाड़ी का मिलेगा, उस गाड़ी का नहीं मिलने वाला है ना। गाड़ी जितना भी वेल कंडीशन में हो, बहुत ही ज्यादा वेल कंडीशन है, सब उसके कागजों पर सही है, सभी उसके बॉडी पार्ट सही है, फिर भी गाइस हमको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना का मेरा लागत लगा था। समझ में आ रहा है? तो गाइस इसमें डिप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर।
फोकस होगा। क्यों घटोतरी होगा? क्योंकि सर आपने बाइक को चलाया है, तो ऐसा तो नहीं है गाइस किसी चीज को आप यूज करोगे तो उसमें किसी प्रकार का भी डिटोरिएशन ना, है ना गाइस। इसीलिए 2007 तक का डिप्रिसिएशन माइनस करो, मतलब 2007 बोले 2021 तक माइनस करो यार, 6 से 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, है ना गाइस। यानी कि सीधा और सपाटा आंसर यही है कि ओरिजिनल कॉस्ट में जो डिप्रिसिएशन है, जो घटोतरी है, उसको माइनस कर दीजिए तो आपको जो वैल्यू मिलता है उसे हम बुक वैल्यू के नाम से जानते हैं। गाइस स्क्रैप वैल्यू किसको कहते हैं? एनी ऑफ यू गाइस, एसएससी में तो पूछा था ये वैल्यू से विषय जो हम लोग वेस्टेज और मटेरियल है, डिसमेंटल करने का सब बिल्डिंग मटेरियल हो रहा है, उसी को बोलते हैं सर स्क्रैप वैल्यू। वैल्यू को सर बहुत ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी उठाते हैं और मार्केट में ले जाकर सेल करते हैं और उसके बाद उसका न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब डिसमेंटल मटेरियल को बाय करना गाइस, है ना, बेचना, है ना। दूसरा है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप ये याद रखना यार, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो हम लिख देते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या लिखेंगे? इट इज द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल व्हेन द लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज ओवर एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड। जो उसकी यूटिलिटी पीरियड है गाइस एंड कर गया, तो डिसमेंटल मटेरियल लाइफ क्या हो सकता है? बहुत सारा चीज हो सकता है, ब्रास, टिम्बर, बहुत सारा चीज हो सकता है, ऐसा ना। इट इज द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल, वैल्यू ऑफ dismantled material, and a value of dismantled materials when the life of building is over, life of building is over at the end of its utility period, at the end of its utility period, है ना गाइस। लिखो इसको। है ना, देखो इट इज द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल व्हेन द लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज ओवर एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड। गाइस जो उसकी यूटिलिटी पीरियड है उस पीरियड में उसका एंड खत्म हो गया, तो गाइस डिसमेंटल मटेरियल को गाइस देखो डिसमेंटल करना मतलब क्या, तोड़ के चीजें को बेच देंगे। तो क्या क्या हो सकता है गाइस डिसमेंटल मटेरियल में, क्या क्या हो सकता है? बिल्डिंग में गाइस चंदन की लकड़ी है तो बेच दो, रेनफोर्समेंट सही सलामत है तो बेच दो, ईटा सही सलामत है तो बेच दो, स्टोन को यूज किया तो बेच दो। ये सारा चीज किसमें आ जाएगा? सारा आ जाएगा गाइस। साल्वेज वैल्यू क्या होता है? साल्वेज वैल्यू क्या होता है? इसमें तोड़ के चीजें को गिरा के डिसमेंटल करके बेच देते हैं। साल्वेज वैल्यू किसको बोलते हैं गाइस? साल्वेज वैल्यू बिना डिसमेंटल हुए बेच देते हैं जब। हाँ, बिना तोड़े हुए गाइस हम पूरा मतलब घर को बेच दिया। घर को तोड़ के बेचे तो स्क्रैप वैल्यू, घर को तोड़ के बेचे नहीं, घर को तोड़ के जो उसकी भी मटेरियल को बेचे तो स्क्रैप वैल्यू। गाइस ये क्या होता है? इट इज द वैल्यू एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट बिग डिसमेंटल, है ना, बिना तोड़े हुए।
It is the value at the end of utility period. है ना, उसका utility period जो उसका उपयोगिता वाला पीरियड है खत्म हो गया. It is value. It is the value. It is the value. It is the value. It is the value at the end of the utility period. 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 It is the value at the end of the utility period without being dismantled. बिना तोड़े हुए guys. Without being dismantled. Without being dismantled. Without being dismantled. बिना तोड़े हुए guys. Dismantled. अच्छा, स्पेकुलेटिव वैल्यू क्या होता है? स्पेकुलेटिव वैल्यू चौथा नंबर में स्पेकुलेटिव वैल्यू. चौथा नंबर में स्पेकुलेटिव वैल्यू. स्पेकुलेटिव वैल्यू. स्पेकुलेटिव वैल्यू. स्पेकुलेटिव वैल्यू किसे कहते हैं? स्पेकुलेटिव वैल्यू. सर वैसा मान लो कि कोई प्रॉपर्टी उसे खरीदा सर, फिर कुछ टाइम बाद उसको बेच दिया कुछ प्रॉफिट पे. गुड. प्रॉफिट के लिए purchasing a property and then selling it with profit after a short period of time. Purchasing a property. Purchasing a property. Purchasing a property. Purchasing a property. Purchasing a property and then selling it. 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 And then selling it with profit. With profit. With profit. With profit after a short period. After a short period. बाप रे बाप, यानी खरीदे और कुछ समय के बाद बेच दिए लेकिन प्रॉफिट पर बेचे. स्पेकुलेटिव वैल्यू. गाइस मार्केट वैल्यू अब आता है. आ जाए कोड नंबर 2 में. यस सर. यस सर. चलिए मार्केट वैल्यू. ओपन मार्केट में गाइस उसका रेट क्या है? ओपन मार्केट में, खुले मार्केट में गाइस, है ना, है ना. मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू. 4 के बाद 5. MARKET. मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू. तो क्या लिखेंगे गाइस? मार्केट वैल्यू में क्या लिखेंगे? अमाउंट इन ओपन मार्केट व्हेन प्रॉपर्टी इज केप्ट फॉर सेल. मतलब गाइस जब प्रॉपर्टी को सेल के लिए रख दिया जाता है तो ओपन मार्केट में उसका रेट क्या है? मतलब मार्केट रेट, मतलब मार्केट में क्या रेट चल रहा है अभी इसका? अमाउंट. अमाउंट. अमाउंट इन ओपन मार्केट. अमाउंट इन ओपन मार्केट. अमाउंट इन ओपन मार्केट. ओपन मार्केट व्हेन प्रॉपर्टी इज केप्ट फॉर सेल. When property is kept for sale. 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 Kept for sale. Sale. Guys, डिस्ट्रेस वैल्यू किसको कहते हैं? गाइस जो मार्केट में वैल्यू चल रहा है उससे भी कम दाम में हमको बेचना पड़ रहा है. इसका पीछे रीजन क्या हो सकता है? गाइस सेलर के पास कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर फ्लड का सिचुएशन है वहां पे, या अर्थक्वेक का सिचुएशन है,
तो ये सब के चलते गाइस जो मार्केट का वैल्यू है उससे कम ही वैल्यू में गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजें को बेच दे रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ये हुआ डिस्ट्रेस वैल्यू। 6 नंबर में क्या लिखिएगा, DISTRESS, डिस्ट्रेस वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू। तो क्या लिखना गाइस, व्हेन इट फेचेस लोअर, व्हेन इट फेचेस लगा रहे हैं, कीमत लगा रहे हैं, व्हेन इट फेचेस, व्हेन इट फेचेस, व्हेन इट फेचेस, फेचेस का स्पेलिंग भी गलत लिख दिया, FETCHES होता है, FETCHES, when it fetches lower value, lower value, lower value, lower value, lower value than the market value, 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 due to reason, due to some reason, या फिर due to reason, due to some reason like, and due to some reason such as, due to some reason such as, क्या रीजन हो सकता है कि मार्केट वैल्यू से यहाँ पे ये लिख सकते हैं डायरेक्ट कि when the supply is more than demand. Sir, supply is more than demand. डिमांड से ज्यादा सप्लाई है, हो सकता है ना गाइस, हाँ एक रीजन हो सकती है, एक रीजन हो सकता है ना, सम रीजन सच एज है ना, अर्थक्वेक, फ्लड, अर्थक्वेक, फ्लड, फिनेंशियल डिफिकल्टी है ना, फिनेंशियल डिफिकल्टी भी गाइस है ना, चीजें को कम में बेचना पड़ रहा है क्योंकि सेलर को पैसा चाहिए, तो भले चलो कम चीजें कम दाम में भी बेच दे रहा है। फिनेंशियल डिफिकल्टी, financial difficulty of seller etc, of seller etc, है ना गाइस। मोनोपोली वैल्यू क्या होगा, मोनोपोली वैल्यू तुम लोग बता सकते हो, मोनोपोली नहीं सुन रहा, ये उसका मोनोपोली है, क्या होता है गाइस मोनोपोली वैल्यू, मतलब देखो थोड़ा तुम्हारा प्रॉपर्टी अच्छे जगह पे है और सप्लाई कम है, हाँ क्या बोला, डिमांड अधिक रहता है और सप्लाई कम रहता है तो मोनोपोली करता है। मन में बैठा लेता है, मन में बैठा लेते। प्रॉपर्टी हैविंग सर्टेन एडवांटेज विद एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी सच एज साइट, सेफ, लोकेशन, लोकेशन में रहते हैं तो शहर की जमीन है, शहर से बाहर की जमीन है, ये मोनोपोली है। प्रॉपर्टी हैविंग सर्टेन एडवांटेज, सर्टेन कुछ एडवांटेज तभी ना अपना मोनोपोली बढ़ाना है, सर्टेन एडवांटेज with adjoining properties such as size, shape and location, with adjoining property, adjoining properties such as size, shape, location etc, size, shape, location, ये सब है नहीं होता है, अरे मेरा शहर में जमीन है ना भाई, तुम्हारा शहर से बाहर में है। तो गाइस ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं है ना मन में होता है ना, मोनोपोली मतलब अपने मन से बढ़ा देना। अच्छा गाइस सेंटिमेंटल वैल्यू किसको बोलते हैं, बता सकते हो? सेंटिमेंटल वैल्यू कभी कभी होता है ना, बचपन में तुम्हारा माँ बाप कुछ ऐसा चीज तुमको कीन के दे देता है जिससे तुम्हारा बहुत लगाव हो जाता है ना। मान लो तुम्हारे पापा जी तुमको ना एक साइकिल कीन के दे दी है, उस साइकिल पे गाइस तुमने बहुत मतलब अपना अच्छा जगह पे गए, राइडिंग किए, साइकिल राइडिंग, तो एक लगाव हो जाता है। तो एक समय के बाद घर वाला बोलता है कि बेटा इस साइकिल को बेच दो, ऐसे भी ज्यादा टीयर एंड वियर हो गया है, तो तुम नहीं बेचना चाहते हो, है ना। मार्केट में तुमको उसका अच्छा मतलब वैल्यू भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, फिर भी तुम नहीं बेचना चाहते हो, क्यों?
आप उससे क्या हो, इमोशनली अटैच्ड हो, है ना गाइस, उसको बोलते हैं सेंटिमेंटल वैल्यू। लास्ट लिख लीजिए, इसी के साथ वैल्यू की कहानी खत्म हो जाएगी। सेंटिमेंटल वैल्यू, सेंटिमेंटल, है ना, दुख का साथी है, आप कैसे बोल रहे हैं कि देश दीजिए। समटाइम्स सेंटिमेंटल अटैच टू दी प्रॉपर्टी, देखो लिखा हुआ है ना, समटाइम्स, समटाइम्स, है ना, सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल, समटाइम्स सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल और सेंटिमेंट अटैच टू दी प्रॉपर्टी, attached to the property, attached to the property, attached to the property, attached to the property, है ना। He does not want to sell the property even with a fair amount, है ना, fair market, है ना, fair amount मतलब अच्छा दाम में भी वो नहीं बेचना चाहते क्योंकि उसका इमोशन जुड़ा हुआ है उससे। He does not want to sell the property, he does not want to sell the property, sell the property, sell the property, he does not want to sell the property even with a fair amount, 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 है ना। This value has no relation, this value has no relation with the market value, कोई रिलेशन ही नहीं है, नो रिलेशन, नो रिलेशन, ज्यादा रहे कम रहे कोई मतलब, has no relation with the market. I hope you got the concept. Again, मतलब इसको इस तरह से समझ सकते हैं, है ना। अरेंज मैरिज और लव मैरिज, गाइस अरेंज मैरिज यदि तुम्हारा घर वाला करवा देता है तो तुम कम बेसी कुछ नहीं करेगा, हाँ ठीक है जितना लेना आप ले लीजिए, लेकिन तुम लव मैरिज करेगा तो गाइस क्या होगा, तो भाई नहीं मुझे पैसा नहीं लेना है, मेरे लिए लड़की ही प्राथमिकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है गाइस, है ना। ये चीजें क्योंकि इमोशन जुड़ा हुआ है ना यार, इमोशन जुड़ा हुआ है ना, इमोशन जुड़ा हुआ है, जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बन रहा है उसको तुम पहले से जान रहे हो, इसलिए नो डॉरी सिस्टम। लेकिन गाइस यदि घर वाला अरेंज कर रहा है तो फिर आपकी मर्जी, आपको जो लेना है आप ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस यही है कहानी, क्या यही है कहानी। तो लव मैरिज के कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, है कि नहीं। तो खैर बात की बात है गाइस, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स गाइस रिलेटेड टू दिस पार्टिकुलर चैप्टर, है ना। तो कल मिलते हैं फिर समय से, जो टाइमिंग है